हेलो आप लोगों को। रिलेटिव प्रोनाउन का आज लास्ट पार्ट है। एक्चुअली इसमें इतने सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं ना कि और ये एरिया बड़ा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है कि इसमें इतना टाइम लग गया। मैं सोचा था कि छोटे वे जब 4 में नहीं जाना चाहिए था, बट 4 में चला गया। कुछ ग्रामर में चैप्टर्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं। अब आज जो लास्ट पार्ट में हमें डील करना है वो आपने रिलेटिव प्रोनाउन में इनको भी देखा होगा, हम लोगों ने इंटरोगेटिव में इनको देखा है, बट इसमें और ध्यान दीजिएगा कि इसका वही यूज है जो हु का यूज है, इसका वही यूज है जो विच का यूज है, इसका हुम का, व्हाट का, हुज सो एवर भी आता है तो उसका हुज वाला ही, डिटरमाइनर वाला ही यूज है। बस अंतर यह है कि जब इनको इस्तेमाल करोगे तो नॉर्मल सेंस में, जैसे मैं लिखूं द मैन हु वर्क्स हार्ड गेट्स सक्सेस। तो जब आपका हु का इस्तेमाल होगा, ये रिलेटिव क्लॉज है, हु का इस्तेमाल होगा, तो इस हु का एंटीसीडेंट मतलब वो नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी है जिसके लिए हु का यूज हुआ है। बट जब हुम हुएवर का यूज होगा, या हु सो एवर भी यूज करते हैं, हुएवर या हु सो एवर भी यूज करते हैं, तो अगर आप यूज करोगे तो ध्यान रखना कि इनके पहले एंटीसीडेंट का इस्तेमाल नहीं होता। ये दोनों को हटा के आपको सीधे हुसोएवर वर्क्स हार्ड, बस सीधा आपको ऐसा लिखना होगा। इसके पहले द मैन हुसोएवर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, या हु को ऐसे हु वर्क्स हार्ड नहीं किया जा सकता, एंटीसीडेंट करना जरूरी है। वैसे ही जैसे ये विच, मान लो कि इसको मैं ऐसे लिखूं, विच एवर यू बाय विच एवर यू बाय का मतलब, अगर ये तो मतलब अभी सेंटेंस का सोचना होगा कि कोई एंटीसीडेंट डाल रहे हैं, तुम कोई भी पेन खरीदो तो द पेन विच यू बाय या विच एवर, तुम इसमें डिटरमाइनर हम लोग लगाते हैं क्योंकि विच आप याद कीजिएगा डिटरमाइनर भी होता है, तो विच एवर पेन यू बाय हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो जब आप इनका इस्तेमाल करोगे तो आपको अब इसमें व्हाट यू डू या व्हाट एवर यू डू, चूंकि व्हाट के पहले एंटीसीडेंट नहीं आता, ये खुद नाउन क्लॉज बनाता है, तो इसमें ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन इसमें द गेस्ट्स whom you called, जिनको आपने इनवाइट किया, बुलाया, तो इसके जगह पे अंडरस्टूड whom ever या whom so ever you called, आप इसको ऐसे रखो, गेस्ट को हम अंडरस्टूड छुपा सकते हैं वहां पे, इसीलिए रिटन में कम इस्तेमाल होता है whom का, whom so ever का। अगर वो इंडेफिनिट प्रोनाउन या प्रोनाउन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर डेफिनिट है तो फिर वो आगे में कहीं ना कहीं लिखना पड़ता है। सो इनके साथ में बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जब इनको इस्तेमाल किया जाता है तो इनके पहले एंटीसीडेंट का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, जैसे अब एक सेंटेंस देखो, whoever solve this puzzle will be rewarded, जो भी हम इसके जगह पे लिख सकते हैं द बॉय हु सॉल्व दिस पजल, हम आराम से लिख सकते हैं whom so ever you invite, the people whom you invite, हम ऐसे लिख सकते हैं इसके जगह पे you will have to believe in, ध्यान दीजिएगा बिलीव के साथ इन लगा हुआ है, whose so ever charge
अब आपका चार्ज नाउन हो गया और हुज यहां पे डिटरमाइनर हो गया, और मैंने जो यहां पे अंडर जो लिखा है वो अंडर एक्चुअली यहां का है, और डिटरमाइनर को तो आप नहीं हटा सकते ना। अंडर हुज चार्ज यू पुट योर यूनिट, जिसके चार्ज में आप अपने यूनिट को डालते हो, यू विल हैव टू बिलीव इन दैट पर्सन। हम ऐसा लिख सकते हैं, यू विल हैव, हम इस सेंटेंस को, हाँ, you will have to believe in the person under whose charge you put your unit। अब अंडर का चार्ज तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह हो गया, तो हम इसको यहां पे भी रख सकते हैं, यू विल हैव टू बिलीव इन द पर्सन हुज चार्ज यू पुट योर यूनिट अंडर। हम आराम से लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखें, या फिर हम पर्सन हटा देते हैं और इन हुज सो एवर चार्ज, मैंने पर्सन हटाया तो अब हुज नहीं लगेगा, क्योंकि हुज के पहले तो एंटीसीडेंट चाहिए होगा। सो एवर वाला जितना होता है वो बिना एंटीसीडेंट के इस्तेमाल होता है। और ये प्रीपोजिशन तो आपको याद है ना, हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि प्रीपोजिशन अंडर चार्ज, हमने प्रीपोजिशन या तो ओरिजिनल जगह पे रखना है, और नहीं तो जहां पे उसको शुरू में WH के पल रखा जा सकता है। अब ये तीन को देखो, ये तुम्हारे इंटरोगेटिव में भी है और ये रिलेटिव में भी है, और इनको एडवर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये जगह बताते हैं, प्लेस इंडिकेटिंग एडवर्ब, टाइम इंडिकेटिंग एंड रीजन इंडिकेटिंग एडवर्ब्स। सो इनको एडवर्ब्स हम बोलते हैं। अभी आप ध्यान दो, द प्लेस वेयर आई विजिटेड रिसेंटली वॉज रियली सुपर्ब। अब इसमें थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से, कुछ चीजें और हैं। द प्लेस वेयर आई विजिटेड रिसेंटली वॉज रियली सुपर्ब, ये तुम्हारा चूंकि जगह बता रहा है, इसलिए इसको हम लोग एडवर्बियल रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज है बट एडवर्बियल है। अब कुछ चीजें और हैं। आई विजिटेड रिसेंटली द प्लेस, अब ये जो प्लेस था इसका ऑब्जेक्ट है आई विजिटेड द प्लेस रिसेंटली। हम इस रिसेंटली को, रिसेंटली के बाद, सॉरी विजिटेड के बाद हम ये जगह ये वहां रख सकते हैं। तो चूंकि ये उसका ऑब्जेक्ट है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। द प्लेस आई विजिटेड रिसेंटली वॉज रियली सुपर्ब। आपको पढ़ने में, सुनने में बहुत आराम लग रहा होगा। दूसरा रूल ये कि चूंकि एक एंटीसीडेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इसको हटा के दैट भी रख सकते हैं। द प्लेस दैट आई विजिटेड रिसेंटली, हम ऐसे भी रख सकते हैं। सो जहां पे तुम्हारा वेयर लगा हुआ है, ध्यान रखना ये वेयर का एंटीसीडेंट ये नहीं है। अगर इसको एंटीसीडेंट, ये पूरा का पूरा क्लॉज एडवर्ब है, ध्यान रखिए, ये रिलेटिव प्रोनाउन है बट ये एडवर्बियल प्रोनाउन है। एंटीसीडेंट किसका आता है? हु का, हुम का, हुज का, विच का, इसका एंटीसीडेंट आता है और किसी का नहीं आता। चार ही का आता है, हु हो, विच हो, दैट हो, हुम हो और हुज हो। पांच का आता है। वेयर के जगह पे आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये इसीलिए इसको पूरा का पूरा क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज मानते हैं। अगर तुमको ये एंटीसीडेंट मानना है तो इसको वेयर को हटा के दैट लिखो। और चूंकि हम विजिटेड द प्लेस लिख रहे हैं तो हम इस वेयर को, दैट को हम गायब भी कर सकते हैं। सेम वे, आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन नोबडी केम फॉरवर्ड। अब चूंकि टाइम दिल लगा है तो आप इसके जगह पे दैट लिख सकते हो।
आप उसको व्हेन को हटा भी सकते हो। जब आपका वेयर यूज होगा तो उसके पहले कोई प्लेस डिनोटिंग वर्ड रहेगा, कंट्री, हाउस, टाउन, प्लेस वर्ड, कोई ना कोई प्लेस बताने वाला शब्द रहेगा। जब व्हेन रहेगा तो कोई ना कोई टाइम बताने वाला वर्ड होगा। टुडे व्हेन एवरीबडी इज बिजी इन हिमसेल्फ और देमसेल्व्स, टाइम बताने वाला कोई वर्ड होगा। अब ये जरूरी नहीं कोई टाइम वर्ड ही आए, कोई भी वर्ड, द मोमेंट, ठीक है, कोई भी वर्ड आ जाए। और इसके पहले तो फिक्स्ड है कि चूंकि ये कारण है तो इसके पहले रीजन वर्ड आएगा, रीजन वर्ड आएगा। जैसे ध्यान देना, द रीजन व्हाई ही इज इल, हम दो चीज, द रीजन दैट ही इज इल या द रीजन ही इज इल, सो दैट से भी रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि नाउन आया हुआ है, हटा भी सकते हैं। ये एडवर्ब के पार्ट कहे जाते हैं, एडवर्बियल क्लॉज, इनको रिलेटिव एडवर्बियल क्लॉज बुलाया जाता है, ठीक है। हटा भी सकते हैं, उसके जगह पे दैट भी रिप्लेस कर सकते हैं। अभी देखो एक सेंटेंस, द प्लेस वेयर आई हैड गॉन was really interesting. समझिए, वेयर आपने लिखा, एडवर्ब लिखा है, अगर इसके जगह पे द प्लेस दैट आई हैड गॉन, मैंने कहा कि दैट हटा भी सकते हो, छुपा भी सकते हो, वेयर रखते हो तो सब नॉर्मल सेंटेंस है, बट अगर दैट रखा तो अब उसका ये एंटीसीडेंट हो गया, तो यहां पे टू लगाना जरूरी पड़ जाएगा, क्योंकि गो के बाद टू लगता है। आई हैड गॉन टू द प्लेस, वेयर रखोगे नहीं लगेगा, क्योंकि वेयर खुद एडवर्ब है, वर्ब का पार्ट एडवर्ब, और एडवर्ब के पहले तो प्रीपोजिशन लगता नहीं है। लेकिन अगर आपने वेयर हटाया और उसके जगह पे दैट डाला या उसको गायब किया, द प्लेस दैट आई हैड गॉन टू, या सीधा इसको हटा दो, द प्लेस आई हैड गॉन टू, वेयर रखोगे तो टू नहीं लगाना होगा। ये ध्यान दीजिएगा इसके साथ। अब एक छोटा सा इस सेंटेंस को देखो, हाँ हम लोगों ने बात किया था डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग का। नॉन डिफाइनिंग मतलब उससे एक ही का इंडिकेशन होता है, डिफाइनिंग का मतलब बहुत सारे का इंडिकेशन होता है, उसमें से किसी एक को हम इंगित करते हैं। याद होगा आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। और मैंने कहा था कि नॉन डिफाइनिंग में रिलेटिव क्लॉज के पहले और बाद में कॉमा आना जरूरी पड़ता है, याद कीजिएगा। अगर वो रिलेटिव क्लॉज नॉन डिफाइनिंग है, मतलब एंटीसीडेंट अगर नॉन डिफाइनिंग है, उससे एक का ही अगर इंडिकेशन हो रहा है, तो इस एडवर्बियल क्लॉज के पहले कॉमा लगाना जरूरी पड़ेगा। यू शुड नॉट कम ऑन मंडे, कौन से मंडे, मैं क्लियर हूं, व्हेन आई एम बिजी, यहां व्हेन के पहले कॉमा डालना होगा। आई वेंट टू द मॉल, क्लियर है कौन से मॉल में गया हूं मैं, एम कैपिटल लिखा हुआ है। वेयर आई यूजुअली गो, सो अगर ये एडवर्बियल क्लॉज नॉन डिफाइनिंग के साथ है तो उनके पहले कॉमा का लगना जरूरी पड़ेगा। डिफाइनिंग के साथ आए, मेरे को नहीं पता है रीजन, मेरे को नहीं पता है प्लेस, डिफाइंड नहीं है, ये कॉमन नाउन है, ये डेफिनेट नहीं है, सॉरी डेफिनेट नहीं है, कॉमन नाउन है ये, तो ये नॉन डिफाइनिंग हो गया। अब हम उसको, सॉरी डिफाइनिंग हो गया, अब हम उसको बता रहे हैं कौन सी जगह पे मैं गया था, तो यहां कॉमा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मंडे लिखा हुआ है, मॉल लिखा हुआ है, फिक्स्ड है, तो कॉमा लगाना पड़ेगा। अब एक लास्ट खाली रिलेटिव प्रोनाउन का,
एक सेंटेंस देखो, आई वेंट टू प्रतापगढ़ वेयर इज माई बर्थ प्लेस। क्या यह सेंटेंस सही है? सोचने की बात है। अगर आपने इज लगाया तो यह सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव तो नहीं है। और ये वेयर लगा है प्रतापगढ़ के लिए, ये ओके है। प्रतापगढ़ चूंकि फिक्स्ड है, कौन सी जगह की बात हो रही है, इसलिए कॉमा लगाना जरूरी है। तो क्या वेयर के पहले भी उसका एंटीसीडेंट आता है? अगर आता तो इसको एडवर्ब क्यों बोलते हैं? और मैंने कहा था हु, विच, दैट, होम और हुज के साथ एंटीसीडेंट आता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो वेयर को सब्जेक्ट नहीं बोल सकते हम, वेयर एडवर्ब है। तो इसके लिए ये सेंटेंस गलत है। मैं उसके जगह पे ये मानते हुए कि ये तुम्हारा इसका एंटीसीडेंट ये है, तो तुमको ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा जो हम एंटीसीडेंट के साथ लगाते हैं। और चूंकि ये तुम पता है, तुमको जानते होगे कि अगर वो डिफाइनिंग है, क्लियर नहीं है, मेरे को बताना है कौन से के, तो हम दैट नहीं लगा सकते, विच ही दैट लगा सकते हैं, सॉरी। अगर मुझे बताना हो तो मैं दैट लगाऊंगा, और अगर फिक्स्ड है तो मैं विच लगाऊंगा। अगर प्रतापगढ़ है तो मैं दैट नहीं लगा सकता, विच लगाऊंगा मैं। अब मैं विच लिखा तो ये प्रतापगढ़ हो गया, तो उसके बाद ये सारा सही है। विच इज माई बर्थ प्लेस, जो मेरा जन्मभूमि है। या अगर वेयर छोड़ते हो तो तुमको उसको एडवर्ब लेते हुए वेयर माई बर्थ प्लेस इज लिखना पड़ेगा, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको कभी सब्जेक्ट तो नहीं बनाया जा सकता, सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। अब आप जरा सोचो कि आपने अगर इसको समझा, रिलेटिव प्रोनाउन को, ढेर सारे रूल्स, बाय रूल्स बहुत सारे हैं। सबसे अच्छा ग्रामर को सीखने का, मैंने जैसे सीखा है थोड़ा बहुत, जो भी मुझे समझ में आता है, अगर कोई रूल मुझे लगता है कि रूल पढ़ने में, जैसे आप लोग में से बहुत सारे लोग बोलते हो पढ़ाने के लिए, आप जब तक पढ़ रहे हो ना तब तक समझते रहते हो। अगर और वो निकल जाएगा, वो दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि इतने सारे रूल्स दिमाग में कैसे रहेंगे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, जैसे मैंने अपने लाइफ में अडॉप्ट किया, कि अगर इससे लेकर तुम कुछ सेंटेंसेज खुद से बना लो, तुम खुद से अगर कुछ सेंटेंसेस क्रिएट कर दो, जैसे मैं क्रिएट कर रहा हूं, वैसे अगर तुम खुद कर लो, तो एक रूल बड़ा क्लियर है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जिसको शुद्ध लिखने आता है, शुद्ध अगर लिखता है, वो किसी की भी गलती, कॉमन एरर जो एग्जामिनर देगा, वो उसको पकड़ लेगा। वो भले ही, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, खूब सारे नियम कानून बताएंगे, सामने कॉमन एरर मिलेगा नहीं बनेगा। तो इसका एक सबसे अच्छा तरीका है ग्रामर सीखने का, कि उससे क्वेश्चंस, सेंटेंसेज फ्रेम कर लो आप। अगर कर लोगे, सही सही फ्रेम हो गया, तो फिर अब उस रूल को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिमाग में वो टिका रहेगा। चूंकि मैंने प्रोनाउन आज खत्म किया, अगला वाला वीडियो में मैं किस चैप्टर को शुरू करूं, मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा। मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है कि ग्रामर वाला जितने भी पार्ट हैं, कौन से चैप्टर को शुरू किया जाए। अगर आप अपना ओपिनियन दे सकते हो कि ये चैप्टर शुरू किया जाए, मैं देखूंगा मेजॉरिटी किसको क्या चुन रही है, बताइएगा जरूर। मैं अगले चैप्टर को जो शुरू करूंगा, आपके ओपिनियंस का मैं इंतजार करूंगा उसके पहले। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।